हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टवानी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी स्वागत करता हूं आपका हमारे टाइटल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस चैप्टर? अगर किताबों के हिसाब से देखें और उसको पढ़ने को बैठे, इट इज सीरियसली अ टीजिंग चैप्टर। आपको इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आपके बचपन में आपने जो छोटी मोटी हरकतें करी थी, जो आपको जादू लगती थी, उस जादू को समझने का ये सही समय आ चुका है इन द टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रिक चार्ज ये पहला प्राइमरी वर्ड है जिसे हमें समझना जरूरी है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप जानना चाहते हैं तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसे कहते हैं? आपको क्या लगता है किसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं? इफ यू वांट टू आंसर यू कैन रेज योर हैंड्स। आमतौर पे ये वर्ड सुनने के बाद दो ही बातें ध्यान में आती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड द इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ये मस्त स्कूल वाले ने रटवा के तुम्हारे दिमाग में छपवा के दे दिया है। एग्रीड? पक्का? तो चार्ज एग्जैक्टली है क्या, इसको समझने की हम थोड़ी छोटी कोशिश कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना, आज का पूरा फोकस हमारा चार्ज को समझने के लिए है। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज चार्ज, तो चार्ज का इंटरेक्शन जो होता है और इस चैप्टर का एक्चुअल वर्किंग जो होता है आपको समझना आसान हो जाएगा। तो काइंडली फोकस एंड बी अटेंटिव व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। So electrostatics deals with the study of this charge. अब ये तो डेफिनेशन नहीं हुई। What exactly is charge is still a debatable question. रुकते हैं हम थोड़ी देर और, ठीक है, लेकिन फिलहाल इट्स टाइम कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें। जो कोई भी क्वांटिटी को चार्ज बोलते हैं उसकी स्टडी दो पैटर्न से होती है बच्चों। कभी चार्जेस रुके रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, आपके जैसे आलसी रहते हैं, और जब एग्जाम आती है आप लोग बहुत तेज पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आप एक्टिवेट होते हैं, ये पढ़ लेता वो पढ़ लेता, हर कुछ काम कर लेता। वैसे ही चार्जेस भी कभी भागना शुरू कर देते हैं। जब चार्जेस भागते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायनामिक चार्ज। डायनामिक मतलब समथिंग व्हिच इज मूविंग। आप कभी कभी किसी को देखते हैं क्या डायनामिक पर्सनालिटी है? व्हाट डू मीन बाय दैट डायनामिक पर्सनालिटी? मतलब एवर चेंजिंग पर्सनालिटी, हर समय कुछ ना कुछ नया करता है वो बंदा, ठीक है। तो डायनामिक मतलब समथिंग व्हिच इज ऑलवेज चेंजिंग, और स्टैटिक मतलब व्हिच इज ऑलवेज स्टेशनरी। तो नाम देखो क्या है चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। तो प्राइमरली ये चैप्टर किस चीज के साथ डील कर रहा है? इट इज स्टडीइंग द स्टेशनरी चार्जेस। रुके हुए चार्जेस की प्रॉपर स्टडी को इस चैप्टर में हम देखेंगे। अगर चार्जेस मूव हो रहे हैं तो फिर उसकी स्टडी इस चैप्टर में नहीं आती बच्चों। उसकी स्टडी हम एक सेपरेट चैप्टर में करते हैं जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस वो देखते हैं जो मूव होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर। और यहाँ पर हम कौन से चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं जो एक ही जगह पे रुके हैं। तो हाउ इज दिस टाइटल डिफरेंट फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में हम लोग खास में क्या बात करेंगे? स्टेशनरी चार्जेस। अभी भी सवाल तो वही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है उसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इस चैप्टर का एक ब्रीफ आइडिया आपको आ गया होगा। इट इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। अब स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस में हम क्या स्टडी करते हैं ये भी समझना जरूरी है। स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस में हम चार्जेस पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो स्टडी करेंगे, और उनके बीच का इंटरेक्शन कैसे होता है ये भी देखेंगे। हाउ डू दिस चार्जेस इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट इंटरेक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इंटरेक्शन क्या होता? इंटरेक्शन किसे कहते हैं? चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को समझने के पहले मैं थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा क्लास में। कौन मेरे डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा? एक ही बच्चा चाहिए मुझे, अपनी जगह से पार्टिसिपेट करना है। हाँ ठीक है, लास्ट जेंटलमैन जो हाथ उठाए उनको मौका देते हैं। अभी मैंने मौका दिया है, आपको उठना नहीं है। अभी मेरे हाथों के इशारे पे और उनकी हरकतों पे ध्यान देना, ठीक है? मैं हाथ से कुछ इशारा करेंगे और वो क्या करते हैं उसके एक्सचेंज में उस पर ध्यान देना। सब लोग थोड़ी गर्दनें घुमा लेना और इधर भी ध्यान रखना, नहीं तो उसी को देखते रहेंगे, मेरे हाथ का इशारा नहीं दिखेगा। वो अभी बैठे हुए भाई साहब, मेरे हाथ के इशारे को देखना, बाद में उनको देखना। हाँ, अभी मेरे हाथ के इशारे को देखना, बाद में उनको देखना। थोड़ा 2 मिनट का पॉज लेके करनी है, थोड़ा 2 मिनट मतलब 2 सेकंड का पॉज। मुंडी घूमने देना लोगों की। देखो बढ़िया। क्या मैंने उसे छुआ? नहीं, मैंने उसे टच नहीं किया। क्या उसने मुझे छुआ? लेकिन मैंने अपना कुछ ना कुछ इंटरेक्शन उसके साथ कर लिया, मेरे हरकतों का असर उसके ऊपर नजर आया। तो समझा मैं क्या बोल? जब एक चार्ज
अपने प्रेजेंस से किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखा सके, इसको बोलते हैं इंटरैक्शन। जैसे आप में से भी कुछ बच्चे बड़े इंटरैक्टिव होते हैं, बहुत प्यार से इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, क्लास के सबसे कमजोर से बालक को पकड़ के निकालते हैं, मुस्टंडे टाइप के बालक, ये मेरा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, कंप्लीट करके रखने, हाँ भाव करता हूँ, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपने क्या किया, आप एक चार्ज है, वो बच्चा दूसरा चार्ज है, आपने उसके साथ इंटरैक्ट किया। अब आपकी कॉपी में आप नहीं लिख रहे, बंदा लिख के दे रहा है आपको, यस और नो। लड़कियों का भी ऐसा ही रहता है, किसी किसी लड़कियों की गैंग रहती है, ठीक है, हमारे गैंग में तेरे को आना है, हाँ आना है, तो कल ये सब चीजें खाने के लिए लेके आना, नहीं तो देखो गैंग में आने नहीं देंगे, और पता नहीं क्या क्या रहता है। मैं तो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको। तो ये क्या हुआ कि आप जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे या बुरे तरीके से जो भी हो, दैट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इज इंटरैक्शन। तो यहाँ पर दो चार्जेस के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा उसे हम बोलेंगे इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस। ये बात समझ में आ गई। तो जो चार्जेस है उनकी स्टडी, प्लस इन चार्जेस के बीच में आपसी इंटरैक्शन क्या है उसकी भी स्टडी इस टाइटल में आएगी, इस टाइटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर किसी ने पूछ लिया, इट इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, एंड द इंटरैक्शन बिटवीन दिस चार्जेस। दो बातें आ गई, क्या क्या कवर किया, स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, दूसरा क्या कवर किया, इंटरैक्शन बिटवीन दिस चार्जेस। इंटरैक्शन हमेशा अट्रैक्शन वाला ही होगा क्या, ठीक है, कभी होता ना, हम भी है जोश में, दूसरा बोलता बात देकर होश में, क्यों ना आके दिखा, क्यों क्या हो गया, ये भी जोश में वो भी जोश में, दोनों पंगे लेके एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिपल्शन। ये भी एक किस्म का इंटरैक्शन। अट्रैक्शन इज नॉट ऑलवेज द इंटरैक्शन, वी कैन हैव रिपल्शन आल्सो एज ए इंटरैक्शन। ठीक है, तो इंटरैक्शन कैसा भी हो सकता है चार्जेस के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। एम आई रियली क्लियर, फाइन। तो स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस का जो भी फिनोमेनन रहेगा चार्जेस एट रेस्ट का, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अब आपने ये बचपन से वर्ड पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, स्कूल डेज में टीचर बोलते थे एटम, एटम के बीच में जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ग्राउंड घूम रहा है, गल 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 इलेक्ट्रॉन। इतनी बार बोल दिया, इतनी बार बोल दिया कि तुमने एटम को देखा क्या है, सर हमने आइटम देखे हैं। जैसे दिस इज अ वॉच, दिस इज आइटम, दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ आइटम, दिस इज अ मोबाइल फोन, दैट इज अ आइटम। सर हमने बहुत सारे आइटम्स देखे, एटम नहीं देखा। लेकिन इतनी बार टीचर ने आपके आंखों के सामने कल्पना घुमा दी है, बीच में रहता न्यूक्लियस, राउंड में घूमते इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको कभी कभी तो भ्रम होता सच में हमने देख लिया, कैसा नो। तो उसमें वो वर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो आया कहां से, वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया। इलेक्ट्रॉन वर्ड का जन्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हुआ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से इसका जन्म कैसे हुआ इसको अब जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, दिस इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इतनी पुरानी की एस्टिमेटेड है 4,500 साल पुरानी है, 2500 बीसी। ठीक है, 4,500 साल पुरानी ब्रांच है, सुन के अजीब लगता होगा। इसके उस समय तक सर लोगों को भाषा ढंग से नहीं आ रही थी, लंगोट ढंग से बांधते नहीं आ रही थी, पर आप बोल रहे हो कि इतनी पुरानी ब्रांच है। जवाब है यस। देखो भाषा आए ना आए, पेट में भूख रोज लगती थी अंदर, जैसा नो। तो जब भूख लगती थी ना तो लोगों को शिकार करना पड़ता था, शिकार करके जो खिला के आते थे उसे पकाना भी पड़ता था, और उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि माचिस की तीली बना ली थी। तो करते क्या थे, वो दो पत्थरों को घसते थे, लकड़ी में वो स्पिंडल डाल के उसको रगड़ते थे, तो करते थे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती थी हीट, और उससे प्रोड्यूस हो जाता था फायर, जैसा नो। तो फायर को प्रोड्यूस करने के कभी सफल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, कभी असफल एक्सपेरिमेंट्स। आज बहुत जन मुझे कर करके दिखा रहे, भाई ये बच्चा जब से हाथ घस रहा है, वो दीदी भी अब हाथ घस रही है, ठीक है, इसे आप कर रहे हो, इससे आग नहीं लगने वाली, टेंशन मत लो। और मुझे आग लगवाना भी नहीं है, ये चैप्टर आग लगाने का चैप्टर नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हीट्स एंड फायर्स। तो ये बोलना चाह रहे कि जब आप दो चीजों में फ्रिक्शन करते हैं तो एक पार्ट ऑफ फिजिक्स तो बताता है कि वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, बट अगर इसी को हम एटॉमिक स्केल पे ले जाकर स्टडी करने की कोशिश करें तो दूसरा पार्ट ऑफ फिजिक्स ये बताता है व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, तो हर एक मटेरियल, हर एक आइटम बहुत सारे एटम से बना हुआ है, हर एक आइटम बहुत सारे
एटम से बना होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आप इन दोनों में फ्रिक्शन करते हैं तो ऐसा होता है कि किसी एक एटम के यानी एक मटेरियल के आउटर सरफेस के एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर से बोलता हूँ क्या होगा। ये एक मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल, हमने किया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जिसको ये भी नहीं पता कि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसा जम के घसना, अपने आप को टच करना, गर्म लगता है, ट्राई करके देख लो अगर आपको यकीन नहीं होगा तो। ठंडी के सीजन में अक्सर आपके कान ठंडे पड़ जाते, नाक ठंडी पड़ जाती, आप यही करते, ऐसा हाथ घसते कान को लगा लेते, हाथ घसते नाक को लगा लेते, तो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। हाँ, क्या ये चीज फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, ये सबको पता है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा वर्जन बता रहा हूँ। ये चीजें कैसे बनी है? एटम से। तो आउटर सरफेस पे जो एटम्स होंगे वो हीट इनको भी तो मिलेगी। उस हीट से इन एटम्स का, आउटर सरफेस के एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां से निकलता है और किसी दूसरे सरफेस के ऊपर वो अट्रैक्ट होकर चिपक जाता है। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकला और एक पे पहुंचा, तो एक से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो उसकी नेगेटिविटी कम हुई, मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ी है, मतलब नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक समझ में आ रहा? तो इसी में वो वर्ड इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ। सबसे पहले ये स्टडी जब साइंटिस्टों ने 18th सेंचुरी में सिस्टमैटिक करनी शुरू करी, सिस्टमैटिक वर्ड बोल रहा, 2500 साल बिफोर क्राइस्ट से ब्रांच चल रही है, यानी आज से 4000 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, 4500 साल पहले। लेकिन इसकी सिस्टमैटिक स्टडी आज से कुछ 200-250 साल पहले हुई। जब लोगों ने सिस्टमैटिक स्टडी शुरू करी तो एक मटेरियल उन्हें मिला जिसे बोलते हैं एम्बर। ठीक है, एम्बर का एक मटेरियल होता है। आपने एम्बर मटेरियल देखना है तो मैं बताता कहाँ देखना है। ठीक है, आपके घरों में जो सिल्क टाइप के कपड़े रहते हैं उसमें कुछ नकली सिल्क भी होता है, मतलब वो ओरिजिनल सिल्क नहीं होता, वो जो सिल्क वर्म से बनता है, एक डुप्लीकेट सिल्क टाइप का भी मटेरियल होता है, जनरली दैट इज एम्बर। ठीक है, अंबर मत बोलना हिंदी में, नीले नीले अंबर वाला गाना, वो अंबर अलग है, या एम्बर है। ठीक है, नहीं तो स्पेलिंग को जोड़ के अंबर बना दो। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंटरेक्शन हो गया। मैंने सुना था कि आंखें दो और तो चार होती है, मैं पहली बार देखा 4 और 4 8 हो रही है। इसकी भी 4 आंखें, उसकी भी 4 आंखें, दोनों मिला के 8 आंखें बना रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइट चार्जेस रिपेल नहीं चल रहे हैं, मतलब क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? ठीक है, इधर ध्यान दो मेरे तरफ। ठीक है, where was I? एम्बर। एम्बर के साथ जो स्टडी की जा रही थी वो था कि एम्बर के साथ एक ग्लास रॉड लिया और उसके पास ऐसा फ्रिक्शन, एम्बर क्लॉक, ये समझ लो अभी के लिए, मेरे पास तो नहीं है, ये समझ लो एम्बर क्लॉक। ठीक है, अब तो ठीक है, माना तुम लोग बायोलॉजी पढ़ते लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी ध्यान दो। Electrostatics is physics and physics is a lot of imagination. But don't imagine in biology, no practicals. Back to topic. तो समझ लो ये एम्बर क्लॉथ है। अब रुमाल गंदा था इसलिए दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमको तो देखना ही है तो चलो देख लो। और इसके साथ अगर हमने एक ग्लास रॉड को या वुडन मटेरियल को फ्रिक्शन डाल दिया तो होता ये था कि यहाँ से कुछ इसको चला जाता था। अब वो जो कुछ भी जाता था लोगों को पता नहीं था क्या जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो लोगों में अट्रैक्शन शुरू हो जाता था। तो ये अट्रैक्शन जो शुरू हुआ, इनको तो वो एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि इट वाज अ इंटरेक्शन व्हिच वुड बी विजिबली सीन। जैसे मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, विजिबली दिखता है, तो उस मैग्नेट की अट्रैक्टिंग पावर दिखाई देती है। अब मैग्नेट की वो मैग्नेटिक पावर नहीं देख सकते, लेकिन उसका इफेक्ट देख सकते कि आयरन फाइलिंग जाके मैग्नेट को चिपक गई। उसी तरह से फ्रिक्शन में क्या हुआ ये दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके वजह से एम्बर क्लॉथ में और उस ग्लास रॉड में अट्रैक्शन आ गया। तो लोगों को लगा ये फ्रिक्शन करने से कुछ ना कुछ इधर से उधर गया, जैसे हमारा दिल आपके पास है, ऐसा पिक्चर था ना बहुत पहले, आपके पापा लोग जब जवान थे ना तो वैसी पिक्चरें आती थी, हम दिल देख चुके सनम, हमारा दिल आपके पास है, कुछ कुछ होता है। ये लंबे लंबे नाम। ठीक है, तो उसमें एक पिक्चर थी, मैंने क्या नाम बताया अभी, हमारा दिल आपके पास। बेटा अगर एक बंदे का दिल दूसरे के पास होगा, अरे तुम बायोलॉजी वाले बंद रहो रे,
ठीक है, वो प्यार मोहब्बत वाले आशिक पैदा करो तुम्हारे अंदर टेम्पररीली टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि अगर दिल हमारा आपके पास है तो बहुत प्रेशियस चीज है, कहीं चुरा के ना ले जाए, इसलिए दिमाग हमेशा उधर रहेगा, इसको अपने साथ जोड़ के रखो। लेके भाग गई तो गाना गाना पड़ेगा, चुरा के दिल में जरूरी नहीं है, निगरो लड़की पे दिल आया तो क्या करेगी। बैक टू टॉपिक। अरे भाई तुम्हारे आशिक मिजाज कंट्रोल करो, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही सुनो, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द इंटरेक्शन वाला पार्ट। कंसेप्ट ये कहता है कि एम्बर क्लॉथ से कुछ तो भी गया, उस कुछ तो भी को समझ लो दिल। तो एक का दिल दूसरे के पास गया, इसलिए पहले ने दूसरे को प्रेम किया। समझ में आ रहा? तो वो जो कुछ भी था वो एम्बर क्लॉथ ने दिया, इसलिए एम्बर वर्ड को ही उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंस दे दी। ठीक है, 18th सेंचुरी में जब ये खोज हुई उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पैदा हो चुका था, लेकिन सिस्टमैटिकली उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं हो रहा था। ठीक है, 2500 बीसी में थेल्स नाम के एक आदि मानव ने, केव मैन ने इसकी खोज की। केव मैन समझता ना, गुफाओं में रहने वाला आदि पुरुष। तो ऐसा कोई तो भी बंदा था जिसने खोज लिया, लेकिन क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार नहीं था, तो उसे नहीं पता था कि फ्रिक्शन करने से क्या हो रहा है, तो उसे इफेक्ट दिख रहे थे। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑफिशियल जन्म हो गया, बट काफी सालों तक फिर सुस्ती में पड़ा रह गया। फिर कब मेहनत किए लोगों ने 18th सेंचुरी में, जब फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट फिर से रीएस्टैब्लिश हुआ, कूलम नाम के साइंटिस्ट आ गया है, हिल्बर्ट नाम के साइंटिस्ट आ गया है, और इन्होंने ये फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट को फिर से स्टार्ट किया। तो पता चला कि चार्ज एम्बर क्लॉथ से शिफ्ट हुआ, कुछ तो भी, सॉरी चार्ज तो बाद में नाम दिया, कुछ तो भी शिफ्ट हुआ, और उस कुछ तो भी को नाम क्या दे, तो उन्होंने नाम रख दिया एम्बर। एम्बर से निकला था एम्बर। आम के झाड़ पे क्या लगते, केले थोड़ी लगते, आम के झाड़ पे आम ही लगते, तो एम्बर के झाड़ से क्या निकला, एम्बर निकला। एम्बर के झाड़ से नहीं, सॉरी कपड़े से। आम के झाड़ से आम निकलते, और एम्बर के कपड़े से जो भी निकला होगा वो एम्बर। अब इस एम्बर ग्रीक वर्ड का, ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन शब्द आप अपने भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो एटम का अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, आपके वो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, जीजे स्टोनी के कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री वाले ले लेके बताए होंगे, वो बेसिकली आया हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, उस समय तक लोगों ने, किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं था। अब मैं इलेक्ट्रॉन बोलना शुरू कर दूं? ठीक है, एम्बर वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन है इलेक्ट्रॉन। तो बाद में जब रिसर्च बहुत आगे बढ़ गई, तब समझ में आया कि दैट समथिंग वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, and that was called electron, which was transferred from one material surface to another material surface. एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक वो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब इस तरह से चार्जेस में अट्रैक्शन हुआ, तो एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ, इसलिए लोगों ने इसे नाम दे दिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उस जमाने में इसे एक नाम दिया गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इस चैप्टर का एक अल्टरनेटिव नाम रखने का आपको मौका मिले, आपने रखना चाहिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के चार्जेस का जनरेशन नहीं हो रहा, इन द सेंस कि वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे नहीं जा पा रहे। चार्जेस तो उनके पास थे, इन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस नहीं हो रहे, इसलिए कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं हो रहा, तो कोई इनका इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने इस ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन नहीं किया, तो क्या इसके पास चार्जेस है या नहीं है? लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल। उस मटेरियल की भी बात कर लिया, अगर दूसरा मटेरियल, उसके पास क्या चार्जेस है, जवाब है यस, लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ओवरऑल वो भी न्यूट्रल। तो फ्रिक्शन करने से क्या होगा, फ्रिक्शन करने से एक के कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ जाते, दूसरे के ऊपर ट्रैप हो जाते। अगर आप बायोलॉजी वाले भक्त हैं तो कीड़े नहीं जाते फूल के ऊपर, तो वो एक के फूल के ऊपर बैठते तो उसके पॉलन ग्रेन्स उसको चिपक जाते, से बायोलॉजी टीचर ने बताया होगा। दूसरे के ऊपर जाके गिरा देते, तो क्या पॉलन ग्रेन्स कम ज्यादा हो गए? नहीं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। बस वैसे ही हो रहा है कि एक मटेरियल का फ्रिक्शन जब दूसरे मटेरियल के साथ हम करते हैं बच्चों, तो एक जगह से चार्ज दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। अब एक के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, दूसरे के पास के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो आप बोलते हैं वो नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्या उसके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन भी कम हो गए, मतलब उसके पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए।
हमने पॉजिटिविटी बढ़ाई सच में क्या? हमने एक्स्ट्रा प्रोटॉन दिए क्या उसको? नहीं, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन कम करवाए। ये बात समझ में आ रही है? तो वी डोंट क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज, वी जस्ट रिड्यूस द नेगेटिव चार्ज एंड ऑटोमेटिकली वो सरफेस पॉजिटिव कहलाएगा। एम आई रियली क्लियर विद थिंग्स? समझ में आ भी रहा है कि मौसम जा रहा है? समझ गए, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड से हमने एम्बर वर्ड को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, यहाँ तक आपको बता दिया मैंने बच्चों, ठीक है। अब ये कुछ केसेस आपको बता रहा हूँ। ये जिसको लड़की ने हाथ लगा उसके बाल कूदने के माफी खड़े हो, ठीक है। कभी देखा सुना है इसके बारे में? यूट्यूब पे देखो तो भर भर के वीडियो मिल जाएंगे इसके ऊपर। दैट डिवाइस इज कॉल्ड वैन डी ग्राफ जनरेटर। प्रोफेसर वैन डी ग्राफ was a professor of physics in USA during 1930s। उन्होंने ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बनाया था। चार्जेस का ट्रांसफर कैसे करना उसके ऊपर बेस्ड था। इस डिवाइस की एक और बड़ी विशेषता बताते हैं, इसका जो बड़ा भाई होता है, ये तो बहुत छोटा डिवाइस है, इसका बड़ा भाई किस काम में आता है? तो केमिस्ट्री टीचर ने कभी पीरियड टेबल सिखाई होगी, उसमें उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से आपको बताया होगा कि एटॉमिक नंबर 92 तक खुदा की खुदाई थी, मतलब कि नेचुरल एलिमेंट्स, और 93 ऑनवर्ड्स साइंटिस्ट बोले हम भी खुदा हूं, हम भी एलिमेंट का जन्म दूंगा। तो 93 से 118 नंबर के जो एलिमेंट्स है दोस आर सिंथेटिक एलिमेंट्स, यानी कि मैन मेड एलिमेंट्स। टीचर ने बता दिया, आप बोले ओके टीचर, आप भी याद रखिए 92 तक नेचर ने बनाया, 93 से इंसान ने बनाया, ठीक है। लेकिन कैसे बनाया ये नहीं पूछा, कैसे बनाया ये नहीं पूछा। एटम तो फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इंसान कैसे बना सकता? नहीं बना सकता। अगर बनाया है तो कोई तरीका होगा, आपने पूछा नहीं, टीचर ने बताया नहीं। इसको बनाने के दो डिवाइसेस है। पहला वैन डी ग्राफ जनरेटर जिसको आप देख रहे हैं, इसका बड़ा वर्जन रहता है जो सिंथेटिक एलिमेंट्स बना के देता है, और दूसरा है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन की डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में है, बट नॉट इन दिस चैप्टर। तो वो चैप्टर पे हम पहुंचेंगे मैग्नेट इफेक्ट्स, उस समय मैं आपको साइक्लोट्रॉन की वर्किंग भी बताऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि उससे सिंथेटिक एलिमेंट्स बनते कैसे, अगर आप जानना चाहे तो। किताबों में उसकी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर आल्सो आई कैन हैव दैट प्रिविलेज कि मैं दोनों टॉपिक्स को लिंक कर सकता हूं। फिजिक्स टीचर्स को वो नहीं पता, केमिस्ट्री टीचर्स को ये नहीं पता, इसलिए दोनों अज्ञानता में आपको आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। बट आई टीचिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, तो मेरे लिए एक एडवांटेज है, मैं दोनों के बीच में कनेक्शन बनाकर आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हो वैन डी ग्राफ जनरेटर ये काम कैसे करता है, तो भले ही कोर्स में नहीं है अभी, बट सीखने वाले बच्चे अपने अच्छे मार्क्स लेकर आए, मुझे दिखाए टेस्ट में मार्क्स, तो मैं आपको अलग से भी सिखा दूंगा कि ये भी सिंथेटिक एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो फिलहाल के लिए हुआ क्या होगा वो आप गेस करो। इस लड़की ने उस इंस्ट्रूमेंट को टच किया और उसके बाल खड़े हो गए। ये तो बचपन में सभी ने किया होगा, स्केल के साथ नहीं किया तो, यानी ये जो कौन है उसके साथ नहीं तो ये स्केल के साथ किया होगा। अभी भी जिनके बालों में तेल लगा नहीं है, कुछ लोग हीरोइन बन के घूमते, हीरो बन के घूमते, तो बाल में तेल नहीं लगाते। ऐसे जो भी बच्चे हीरो हीरोइन बन के घूम रहे, एक स्केल लो, नहीं होगी तो दूसरे से उधार लो, ठीक है। कागज के बारीक बारीक टुकड़े घर जाके करना, इधर वो स्वीपिंग करने वाली आंटी आएंगी तो वो डांटेंगी हमको, क्या तुम्हारे बच्चे कचरा फैला रहे, ठीक है। तो घर में जाके कर लेना, और फिर क्या करना, तो ये पेपर है टेबल करके ऐसा उसके ऊपर लेके जाओ, ऐसे सुनो आपरा आपरा, सारे पेपर उसको अट्रैक्ट होकर चिपक जाए। तो किया था बचपन में कभी कभी, वेरी गुड, मैंने भी किया था। आखिरी लेक्चर में टीचर खुद थक जाती थी, तो मैडम आके चेयर खींच के टेबल के सामने ऐसी बैठ जाती थी, चिल्ड्रन पुट योर हेड डाउन एंड गो टू स्लीप, तो खुद ही सो जाती थी, बच्चे नहीं सोते थे। तुम सोए क्या कभी? नहीं, वो पड़ोसी के साथ शुरू हो जाते थे धीरे धीरे। और अगर टीचर बहुत ही लीनियंट है तो फिर तो कचरा बहुत किया, खुद की कॉपी का नहीं फाड़ा तो डस्टबिन में फेंका हुआ कचरे का कागज उठा के लेकर आए, उसके बिट्स ऑफ पेपर बनाए और स्केल के साथ खेल खेल के जादू दिखाया, ठीक है। कुछ लोगों ने इसे एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, कुछ लोगों ने इसे किसी का सुनकर किया, ठीक है। लेकिन जो भी किया, आपने वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम लगाया। तभी मैंने एम्बर क्लॉथ और आपको ग्लास रॉड का कहानी बताया। वहां पे किया क्या था, फ्रिक्शन। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, एयर एयर इधर और कोम, नहीं तो स्केल। तो इनके कर क्या रहे, बार बार कंघी करके या बार बार आप वो स्केल घिसकर उस पे कर रहे फ्रिक्शन, और वहां पे फ्रिक्शन हुआ तो क्या होगा, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो चार्ज आया एंड चार्ज विल प्रोड्यूस अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे और भी कुछ खतरनाक बातें देंगी बाद में पूछने की, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तब पूछूंगा भी नहीं। ये वाला गेम भी किए होंगे, ठीक है। वो बर्थडे पार्टी अगले 1 घंटे में शुरू होनी है और सारे दोस्त लेट पहुंचे,
और तुम लोग को सरप्राइज पार्टी देने का है, तो बलून लगाना लेट हो रहा है, तो एक जन बलून फुला रिया है और दूसरा बोले साला भाई तो उसको चिपका ही नहीं पा रहा, डिस्को टेप लगा लगा के दीवार पे, तो उसका मस्त जुगाड़ है, दीवार पे ले जाओ पट से चिपक जाता। कितना ट्राई किया कभी? वेरी गुड। तो तुम लोग को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है। दिस इज अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट डिड यू डू? आपने स्टैटिक चार्जेस पैदा किए, मतलब स्टेशनरी चार्जेस, फ्रिक्शन किया बाल में। और अब ये मत करना भाई आपकी चोटी में बहुत सारा तेल था, फिर आप घस रहे तो पता चला दीवार पे तेल का निशान आ गया, और जिसके घर में पार्टी हो रही हो उसकी मम्मी आपको बहुत डांटे, वो थोड़ा सावधानी से काम करना नहीं तो पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये 3-4 घंटे तक तो बलून चिपके रहते, तब तक आपकी पार्टी निपट जाती। क्या हुआ? अगेन फ्रिक्शन, बालों के बीच में बलून के बीच में आपने फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन से चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, और वो चार्जेस के भरोसे वो दीवार को जाके चिपक गया। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आ रही? थोड़ी बहुत ये एक्सपेरिमेंट्स किए ना बचपन में, करके दिखाने हैं ये। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में इस लड़की के बाल खड़े होना, या तो ये बिट्स ऑफ पेपर का ऊपर जाके चिपक जाना, इसके बालों को बलून चिपक जाना, या बलून का दीवार पे चिपक जाना, ऑल आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ चाइल्डहुड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन किए बगैर ये तीनों के कोई भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये सारे बल खड़े जो हुए हैं, इसका एक रीजन शॉर्ट में समझ लो। ये वैन डी ग्राफ जनरेटर ऑफिशियली आपके सिलेबस में नहीं है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे डिटेल में सीखना चाहेंगे तो मेरे से अलग से सीखना। उसमें एक मोटर लगी रहती है, जो इस सरफेस पे जो डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली बहुत बड़ा है, तकरीबन 4 फीट ऊंचा है, जमीन से 4 फीट ऊपर तक है। उसको ये दीदी जब हाथ लगा तो इसका चार्ज इसके हाथ से इसके मुंडी में गया, हाथ से उसके बालों में गया। अब सोचो कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ से इधर क्या ट्रांसफर हुआ? पॉजिटिव चार्ज। उसके बालों को क्या मिला? तो हर एक बाल को पॉजिटिव चार्ज मिला होगा। अब फिर आ जाती है हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लाइक चार्जेस। अब समझ गए बाल दूर दूर क्यों चले गए, क्योंकि लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई? पक्का? ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ। करो करो सच्ची जवाब अभी नहीं दूंगा, जवाब के लिए 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, तो फिर कंफ्यूजन प्रोड्यूस करता हूँ, नहीं तो 2 दिन बाद ही बात करूँ। सोचोगे 2 दिन तक? सोचना। यहाँ पर क्लियर है कि इसके पास चार्ज था, इसके हाथ से इसके बालों तक गया, सेम चार्ज था, रिपल्शन, बालों को चार्ज मिला, इसके बाल स्प्रेड हो गए। ठीक है, कंघी को घिसा किसके साथ था? तो बेटा चार्जेस तो बाल और कंघी में आने थे ना। जैसे एम्बर क्लॉथ को ग्लास रॉड से घिसा, चार्जेस एम्बर क्लॉथ और ग्लास रॉड का है, उनके बीच में इंटरेक्शन समझ में आता है। अगर कंघी को बालों से घिसा या स्केल को बालों से घिसा, कागज को तो गिरा के नहीं घिसा, कागज को कैसे अट्रैक्ट किया? सोचते रहे ना, जवाब 2 दिन बाद दूंगा। अगर कुछ मिल जाए तो आप पहले मेरे को अप्रोच कर सकते। ठीक है, ये क्वेरी का आंसर अगर ढंग से समझने की कोशिश करूंगा तो फिजिक्स में बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, जो आपको हमेशा याद रह जाएगा। यहाँ पर भी आपने बलून को बाल के साथ घिसा तो ठीक है, बाल को चिपक गया, लेकिन दीवार के साथ तो नहीं घिसा था, तो दीवार को कैसे चिपका होगा? अब ये सोचने वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इन सवालों के जवाब दूंगा और आज के एपिसोड में इसको समझने के लिए आपको चार्ज का पूरा कंसेप्ट समझना जरूरी है। Once you understand the charge in its depth, तो जिन चीज को हमने चार्ज नहीं किया था, वॉल को चार्ज नहीं किया था, फिर भी बलून अट्रैक्ट हुआ, पेपर को चार्ज नहीं किया फिर भी अट्रैक्ट हुआ, ये भी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ, बट थोड़ा समय लगेगा। रेडी फॉर दैट? यस फाइन। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रहने देना। इन सब में क्या क्या हुआ मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। जो भी हुआ चार्जेस के इंटरेक्शन से हुआ, और वो चार्जेस के इंटरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की फील्ड बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी बोलते हैं। जो समझना चाहते हैं ढंग से अच्छे से समझिए। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, से हमने इसके साथ कुछ फ्रिक्शन कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जब इसके सरफेस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए होंगे तो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगी। अब ये सभी हर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखो, आपको सेम नजर आ रहा होगा। ऐसा क्यों? तो पहला पॉइंट है कि इसकी ज्योमेट्री यूनिफॉर्म है, ऑब्जेक्ट का जो शेप है यूनिफॉर्म शेप है। एक इरेगुलर शेप दिख रहा है क्या? नहीं, तो शेप यूनिफॉर्म है। तो चार्जेस को जब उसके ऊपर बैठना है और सबके सब आइडेंटिकल चार्जेस है, वो रिपेल करेंगे। अगर वो रिपेल करेंगे बच्चों तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब सोचते किसी एक चार्ज को रेफरेंस में लेते हैं,
लेट्स कंसीडर दिस टू बी माय रेफरेंस चार्ज। अगर इसको इधर रिपल्शन करना है, इधर रिपल्शन करना है, तो ये चार्ज को इधर जाना चाहिए, लेकिन आप क्यों भूल जा रहे हैं कि ये चार्ज भी उसके रिपल करेगा? आया ना? तो जब ये चार्ज को इसका भी रिपल्शन मिल रहा है और इसका भी रिपल्शन मिल रहा है, तो हिल पाएगा, तो अटक जाएगा वहीं। सेम वे इस चार्ज के बारे में सोचो, इसको और इसको रिपल करेगा, इन चार्जेस को। आया ना? लेकिन ये जो सराउंडिंग दो चार्जेस है, वो इसको रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एज अ रिजल्ट वो रिपल्सिव फोर्सेस को वहीं लटका के रख देंगे, हिलने नहीं देंगे। जैसे पंजा लड़ाते हो आप लोग, पंजा लड़ाते हो तो अपोजिट साइड से ताकत लगती है, इधर की ताकत और इधर की ताकत अगर बैलेंस हो जाए तो क्या होता है? आपका हाथ हिलेगा ही, जो हैंड लॉक है वो हिलता है क्या? वहीं के वहीं लटक जाता है। वैसे ही इसका रिपल्शन इसका रिपल्शन इसको ट्रैप कर देगा। समझ में आ गया? और आप बोलेंगे इसके रिपल्शन से दूर क्यों नहीं जाता? इसके रिपल्शन से दूर क्यों जाता? तो वो उसको रिपेल करके यहाँ पे लॉक कर देता। ये उसे रिपेल करके दूर ले जाना चाहता है, ये वाला ब्लू वाला चार्ज, लेकिन ये ब्लू चार्ज उसे लॉक कर देता है। इस तरह से हर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपको इक्वल नजर आएगा, लेकिन जैसे वो ज्यादा सरकने की कोशिश करेगा तो समझ चल वापस अपनी जगह पे जा, तेरे को इधर आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चार्ज सोचता है कि मैं इधर जाऊँ, ये चार्ज से रिपेल करके इधर ही रोक देता है। ये चार्ज रिपल्शन को लेके इधर जाएगा तो ये चार्ज से रिपेल करके इधर ही रोक देगा। इस पर से समझ में आ रहा है कि ये स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक मतलब एक ही जगह पर रुके हुए क्यों है, ध्यान में आ रहा है? इसलिए हमने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस आर स्टेशनरी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। रुके हुए क्यों, ध्यान में आ रहा है क्या? पक्का? इनके बीच का जो फोर्स है वो रोक के रखा है, इसलिए हर चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी आपको यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ तक समझ गया? तो अब हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस उसके सरफेस पे टिके हुए हैं, मतलब दिस बॉडी इज होल्डिंग सर्टेन चार्जेस। दिस चार्जेस आर इन मोशन या नॉट इन मोशन? नॉट इन मोशन। इसके से हम बोल सकते हैं स्टेशनरी है, यहाँ पर ऑन द सरफेस। ठीक है? चार्जेस हमेशा सरफेस पे ही रहते हैं, सरफेस के अंदर नहीं जाते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बड़ी सुंदर ब्यूटी है, आगे पढ़ाऊंगा। चार्जेस को आप किसी तरह से अंदर ले जाने की कोशिश करोगे तब भी वो बाउंस बैक टू सरफेस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक का बॉल है और आपको उसको पानी के अंदर डुबाना है, अब जितने बार भी उसे अंदर लेके जाओगे क्या करेगा? अपने आप बाउंस बैक टू सरफेस करेगा। चार्जेस का भी बिहेवियर काफी हद तक ऐसा ही है। आप अगर समाव चार्जेस को सरफेस के अंदर भी डाल दोगे अपने आप ही बाहर आ जाता है। उसका नेचुरल बिहेवियर है वो। हमेशा आप चार्जेस जब भी ड्रॉ करोगे बच्चों, सरफेस के आउटर साइड में बनाना, उसके इनर साइड में कभी ड्रॉ मत करना। ये ड्राइंग प्रिकॉशन मेंटेन करना। इसी चीज को समझा रहा हूँ जैसे कि चार्जेस स्टेशनरी है, मतलब स्टेशनरी है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या तो सबको क्लियर? यस सर। अरे आया ना? यस सर। फाइन। अब एक कंपैरिजन, ये कॉपर वायर है, इधर एक एंड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, मतलब मैंने इसको बैटरी लगा दी। बैटरी कैसे लगाते हैं भाई? इस सेल ने इधर नेगेटिव हो गया ना, छोटा वाला इधर दे देंगे, एक से ज्यादा सेल जोड़ दिए, एक पॉजिटिव एंड इधर आ गया और ये नेगेटिव एंड इधर आ गया, इसको हम बोलते हैं बैटरी। एक तो कॉपर वायर के साथ इसको जोड़ दिया, ऐसा रिजल्ट क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज है नेगेटिव। एज अ रिजल्ट वो नेगेटिव चार्ज को कलर चेंज करोगे थोड़ा, ये दिख रहा है? यस, दिख रहा है क्या कलर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। और ये टर्मिनल का चार्ज क्या है? नेगेटिव। ये से रिपेल करेगा, लाइन चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये टर्मिनल का चार्ज क्या है? ये नेगेटिव चार्जेस इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर से रिपल्शन उधर से अट्रैक्शन। तो क्या अब ये स्टेशनरी रह पाएंगे? नहीं। पिछली बार क्या हो रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज के इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव, तो ये इधर भी नहीं पा रहा और उधर भी नहीं पा रहा, दो पॉजिटिव चार्ज बीच में भी पॉजिटिव, लेकिन पा रहा था कि इधर उधर। लेकिन अगर मैंने एक तरफ नेगेटिव कर दिया और एक तरफ पॉजिटिव कर दिया तो एक जन रिपेल करना शुरू करेगा, दूसरा अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। क्या मूवमेंट पॉसिबल है? अब पॉसिबल है। जब ऐसी मूवमेंट होने लगती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स मूव हो पाते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, इस तरह से दे कैन मूव। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें चार्जेस आर इन मोशन, एंड इसको बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ में आ गया? हाउ इज दिस चैप्टर डिफरेंट फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी? क्लियर हो रहा है? इस चैप्टर में चार्जेस रुके रहेंगे अपने सरफेस पे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में चार्जेस एक एंड से दूसरे एंड पर मूव होते रहेंगे। क्लियर? तो इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी या चार्जेस आर एट रेस्ट, वो स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। इज द समरी रियली क्लियर टू यू? पक्का?
मैं शुरुआत में व्हाट इज चार्ज से शुरू किया था, लेकिन उसको बोला था कि थोड़ा रुक कर देखेंगे. So it's time कि we start understanding the concept of charge. So what exactly is a charge? Charge किसे कहते हैं? तो आपको मैंने बोला था, लेकिन आपका आंसर से इतना ही कि there are two types of charges, positive and negative. लेकिन चार्ज क्या है वो आंसर अब करने का समय आ गया. तो definition of charge is the physical property of matter that causes it to experience a force. यही नहीं है, नो बहुत मुश्किल हो गया समझना क्या लिखा हूँ. इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट. नो, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगा. इसको समझो पॉजिटिव चार्ज. ये अंकल कौन है? पॉजिटिव चार्ज यानी छोकरा. ये आंटी कौन है? नेगेटिव चार्ज. छोकरी. देखो एक दूसरे को पप्पी लेने दो. तो इनके बीच का इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव फोर्स. ये चार्ज वो चार्ज के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है. दूसरे सिचुएशन देखते हैं. ये भैया कौन? पॉजिटिव चार्ज. ये भैया कौन? पॉजिटिव चार्ज. दोनों में पंगे हो रहे तो रिपल्शन मान. ठीक है. तो ये इंटरेक्शन क्या हो गया? फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो हम एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं? देखो फिजिक्स में क्या होता है, दो तरह की फिजिक्स होती है. एक जो है डेफिनेटली आंखों से दिखाई देती है. पंखा घूम रहा है आंखों से दिखाई देता है. उससे हवा आ रही वो दिखाई नहीं देती. बराबर. तो फिजिक्स में हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए, जो आंखों से दिखाई देता है या तो जो आंखों से दिखाई नहीं देता. तो फिर हवा है या नहीं कैसे पता चलेगा? आप उसे फील कर पा रहे, भाई देख नहीं पा रहे. हवा फील होती है ना. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जैसे मैग्नेट की मैंने बोला आप पावर देख नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते बाय सीइंग कि वो आयरन फाइल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ऐसी जो भी चीजें होती जो हमें दिखाई नहीं देती, उसे एक्सपीरियंस करने का हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका होता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वो चीज है जो हम चार्जेस के बीच में महसूस कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारा इंटरेक्शन का स्टडी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये बोला था चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन. चार्जेस स्टार्टिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस. कैसे चार्जेस? the study of stationary charges and the interaction between them. ये हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को. तो हम एक्चुअली चार्जेस को देख पा रहे हैं. मैंने बोला था आप एटम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते. एटम नहीं देख सकते तो एटम का इलेक्ट्रॉन भी नहीं देख सकते. एटम से तो छोटा ही होगा एटम का इलेक्ट्रॉन. एटम नहीं दिखता तो एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन तो और भी नहीं दिखने वाला. बिलीव मी, आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. तो जब आप एटम नहीं देख पा रहे, उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पा रहे, तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने का मजा क्या? लोग तो बोलेंगे सर आप बका रहे हो, हमें हमको सोने दो. ठीक है. पर नहीं, आप उसके एप्लीकेशंस को महसूस कर सकते हैं. बिलीव मी, ये जो पंखे चल रहे हैं ना, आपको हवा दे रहे, इसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काम कर रही है. अब झटका लगा होगा. पंखे के अंदर में एक सफेद डिब्बी देखी, सिलेंड्रिकल शेप की, देखा है सभी ने? उसका नाम कैपेसिटर या कंडेंसर. ठीक है. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम पे काम करता है. अगर ये ना रहे, आप घर में जाकर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर लो. अपने पंखे में से कैपेसिटर निकाल, उसके बाद स्विच ऑन करो. ये पंखा ऐसा चलेगा, ऐसा मरा मरा चलेगा आपका पंखा. चिंता है कि क्या कर रहा है पता नहीं, कि बाजू की ब्रीज फ्लो हो रही है और उससे घूम रहा है, ऐसा फील आ जाए. खिड़की से हवा और उससे हिल गया, ऐसे फीलिंग आएगी. इतनी स्लो स्पीड हो जाती है उसकी. इस पंखों की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए इनको एक प्रॉपर हाई स्पीड पे मोशन करवाने लायक ताकत उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन देता है, एंड दैट इज कैपेसिटर. इतने लोग कंप्यूटर कभी यूज किए हैं? मोबाइल का पूछूंगा नहीं, सभी यूज करते हैं. ऐसा कोई दुनिया का मोबाइल नहीं है या कंप्यूटर नहीं है या टीवी नहीं है जिसके अंदर कैपेसिटर लगे नहीं. ठीक है. अब आप लोग पबजी खेलते होंगे अलग अलग मोबाइल पे, तो कुछ को गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग मोबाइल बोला जाता है ना भाई साहब? गेमिंग लैपटॉप, कुछ लोग गेमिंग मोबाइल. और कुछ लोगों का मोबाइल या लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं बना होता, उसमें हैंग होते, वो लैग होते. ठीक है. तो आपने ये सुना उसका रैम और प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल है इस सब के, कंप्यूटर की भाषा में. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये रैम और प्रोसेसर के काम करने के पीछे हमारा कैपेसिटर घुसा पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. मतलब अगर इसे हटा दो ना बच्चों, आपकी मॉडर्न डे लाइफ टोटल खत्म हो जाएगी. अगर कैपेसिटर इस डिवाइस से निकाल दो तो ये डिवाइस भी काम करना बंद कर देगा. ठीक है.
इंटरेस्टिंगली अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपने मदरबोर्ड वर्ड सुना है? हर मोबाइल में होता है, हर लैपटॉप में होता है, हर टीवी में होता है, हर डेस्कटॉप में होता है, ठीक है। उसके अंदर में यू कैन नॉट इमेजिन अ मदरबोर्ड विदाउट कैपेसिटर्स, यानी कि विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब थोड़ी सी इच्छा जाग रही होगी तो फ्रेश हो जाओ। एक स्टेशनरी चार्ज घूमते हुए चार्जेस को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि राजा एक जगह पे बैठा रहता लेकिन अपने मंत्रियों के थ्रू पूरे काम करवा लेता। ये है इंटरेक्शन की पावर, उसे समझने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ठीक है। रेडी फॉर दिस? ठीक है। तो ये इंटरेक्शन को हम फील कर सकते हैं क्योंकि चार्जेस को तो हम देख नहीं सकते, तो चार्जेस है या नहीं पता कैसे चलेगा? तो उसका फीलिंग करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो इस फोर्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए जो क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, दैट क्वांटिटी इज डिफाइंड एज चार्ज। क्या बोला, समझ में आ रहा है? फिर से अब इस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, ये तो समझ गया ना। अब ये स्टेटमेंट आप समझ पाओगे जो लिखा हुआ है। ये बोलता है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में अट्रैक्शन का आप फोर्स देख सकते हैं। ये कोई मैटर, ये कोई मैटर, इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चार्ज किसे कह रहे हैं? हमारा कहना है चार्ज मैटर की, ये मैटर है, मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इट कॉजेस टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर। पास में होना जरूरी है। अब से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अपने घर में बैठा और मुझे ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर रहा, तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसके दिमाग में पहुंच रहा है? तो आपका मेरा इंटरेक्शन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप मेरे पास में बैठे हुए। और जो बच्चा बहुत दूर बैठा है, जो मेरे से ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी कनेक्ट नहीं कर रहा, क्या मेरा उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या मेरे दिमाग की बात उसके दिमाग तक पहुंच पा रही? मतलब मेरा फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। वो कुछ डाउट्स रखता होगा तो उसके डाउट्स मेरे दिमाग तक पहुंच पाएंगे क्या? मतलब उसका फोर्स मुझ तक एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब अगर कोई दो मासेस को, दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना है, तो ये तो ठीक था कि उनके पास चार्ज होना, लेकिन एक और चीज जरूरी हो रही है, वेरी गुड, उनका पास में होना। जब वो पास में रहेंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो पास में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, और उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम अगर बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्ज, तो चार्ज क्या है? आपने देखा होगा एक स्फीयर बनाया था, उसके ऊपर प्लस 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 लिख दिया था, मतलब वो प्रॉपर्टी उस मैटर के पास है। अब मान लो दूसरा एक स्फीयर बना था, उसके ऊपर माइनस 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 लिख दिया, तो क्या हुआ? एक मैटर के पास प्लस चार्ज, एक मैटर के पास ये इंटरेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सोचो एक ऑब्जेक्ट है जिसके मैटर के सरफेस पे मैंने प्लस लगा दिया, दूसरे मैटर के सरफेस पे प्लस लगा दिया। अब इन दोनों को पास में लाता हूं तो क्या होगा? रन अवे फ्रॉम ईच अदर, यस और नो? यस। इसका मतलब है कि मैटर के पास अवेलेबल कुछ एक प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स का एक्सपीरियंस करवा सकती है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? मैटर की। आपको याद होगा मैटर को जो फ्रिक्शन किया था तो ये पैदा हुआ था, समझ में आ रहा है? तो ये मैटर की प्रॉपर्टी। एटम्स किसके पास होते हैं? मैटर के पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? मैटर के पास होता है। फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मैटर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे गया। So what is this charge? It is a property of matter by which we can see interaction between two objects when they are brought close to each other. ये जो फोर्स को एक्सपीरियंस करवाने वाली मैटर की प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज। अब चार्ज क्या समझ में? मुझे पक्का यकीन है कि आपके स्कूल डेज में चार्ज की डेफिनेशन नहीं सिखाई। टेक्स्ट बुक्स ओपन करो, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो पढ़ने के शौकीन जो बच्चे हैं उन्होंने रेगुलर क्लास में आना चाहिए और ईमानदारी से मैं जो बारीक बातें बता रहा हूँ उसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आप इसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपका विजन सब्जेक्ट को लेके बहुत क्लियर हो जाएगा। तो फिर टीचर ऐसा सवाल पूछे तो पक्का आंसर करोगे, लेकिन ऐसा भी घुमा के पूछे आप आंसर करने में काबिल हो जाओगे, ठीक है। चलो, तो चार्ज आपको समझ गया? ठीक है। ये फोर्स की प्रॉपर्टी का हमने नाम क्या रख दिया? चार्ज। फिर अब आपको क्लासिफिकेशन पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फास्ट ब्रीथिंग, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन फास्ट प्रोटॉन इज सेड टू बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, बता दो ये हम लोगों ने माना है, ठीक है, वी हैव अज्यूम्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, ये हमने माना है। देखिए दो तरह के चार्ज थे, लेकिन
पॉजिटिव किसे नाम दूंगी, मेरी मर्जी। अब सोचो कि जब से दुनिया का अंदर लोगों का, इंसानों का अस्तित्व आया, अगर मैं जिन्हें मेल जेंडर बोलते उसे फीमेल बोल रहा होता, और फीमेल जिसे बोलता है आज जो दुनिया उसे मेल बोल रहा होता, तो आज भी ये चलता होता। तो किसी को तो मानना पड़ा ना भाई कि भाई दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को हम फीमेल बोल देंगे और उस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को मेल बोल देंगे। समबडी हैव टू नेम देम। तो गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया जो न्यूक्लियस के अंदर है एटम के सेंटर में, उसे हम पॉजिटिव मान लेंगे और उसे प्रोटॉन नाम दे देंगे। तो ये हमने माना है कि वो पॉजिटिव है, हमने देखा नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को भी उसी तरह से हमने नेगेटिव माना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, समझ गया? अपनी स्कूल की किताबें शब्द नहीं बोल रही है, हमने ये सब मान के रखा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव, देयर इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव। इतना पता था दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है इसलिए अट्रैक्शन। किसी को पॉजिटिव बोलना, किसी को नेगेटिव बोलना, दैट इज नेमिंग समबडी। जैसे केमिस्ट्री में आप आईयूपीएसी के थ्रू अलग अलग कंपाउंड्स को नाम देते हैं। आपका जब जन्म हुआ तो एक छोकरा एक छोकरी ऐसा नाम थोड़ी रखा, कुछ ना कुछ आपका भी नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रख दिया। मैं जन्म लिया, मेरा नाम आशीष रख दिया, ठीक है, इनका नाम वासुदेव रख दिया, इनका नाम राघव रख दिया, ईश्वरी रख दिया। अरे भगवान ही भगवान आ गया, वासुदेव, राघव, ईश्वरी है, और सब मिलके दे रहे आशीष। ब्लेसिंग्स, आशीष मतलब ब्लेसिंग्स। चलो बढ़िया हो गया ये कॉम्बिनेशन। किधर था मैं? तो हर एक चीज को कुछ नॉमेनक्लेचर देना पड़ता। अब जब से इसके पेरेंट्स ने इसका नाम ईश्वरी रख दिया, तब से कोई इसको ईश्वरी बोलते होंगे, आया ना? इसका नाम राघव है, इसको राघव बोलते होंगे, जैसा नो। उसी तरह से किसी को हमने प्रोटॉन बोल दिया तो उसे प्रोटॉनिक बोलते हैं, और मान लिया कि ये पॉजिटिव है तो मान लिया पॉजिटिव है। किसी दूसरे अपोजिट बिहेवियर वाले मटेरियल को हमने नेगेटिव चार्ज वाले को यानी नेगेटिव मान लिया और उसे इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ये समझ में आई कहानी? तो ये सब अज्यूम किया गया था जस्ट फॉर नॉमेनक्लेचर। आप बोले सब काहे अज्यूम करा रहे हो? हमें अज्यूम नहीं करना है। चलो ठीक है, फिर थोड़ी सी मदद कर दो। अज्यूम नहीं करना चाहते ना? तुम बोलेंगे फिजिक्स में अज्यूम कराते, पगला बनाते। व्हाट इज दिस? प्रूफ क्या है भाई? Some math teacher came some fine day and बोला बच्चों ऐसी स्लाइडिंग लाइन बनाओ। फिर वो पूरी 2 कॉपियां भर के तो स्लाइडिंग लाइन ही बनाना सीखा। फिर बोले उल्टी डायरेक्शन की स्लाइडिंग लाइन बनाओ। फिर बोले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। इतना ज्ञान पेल दिया। फिर बोला अभी तीनों को जोड़ो, ऐसी स्लाइडिंग लाइन में वैसी स्लाइडिंग लाइन में बीच में आड़ा गंडा मारो। ये बोले ये बेटा अगर हम कुछ चीजों को मानेंगे नहीं तो हमारी लैंग्वेज का जन्म नहीं होगा, और अगर लैंग्वेज नहीं बनेगी तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा? तो बोले नहीं सर लैंग्वेज का ठीक है, वहां पे मानना पड़ता। ए बेटा ये व्हाट इज दिस? प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? वन फाइन डे जेंटलमैन केम इनटू द क्लास। बच्चों ये जो दिख रहा है ना इसे एक कहते हैं, ऐसा दिखाएंगे। ये भी जो अकेला अकेला है इसको एक बोलेंगे, ऐसा डंडा मारेंगे। ये भी अगर अकेला है तो एक बोलेंगे। ये एक है, ये एक है, एक और एक जोड़े तो 11 नहीं बनता रे। तो व्हाट इज द प्रूफ कि दिस इज ट्रू? अगर उस जमाने में इस सिंबल को 10 बोल देते, आज इसको हम 10 बोल रहे होते, आया ना? और 0 को 0 नहीं बोल रहे होते, तो इसको क्या बोल रहे होते? इंफिनिटी। तो शायद आज सब लोग इसको इंफिनिटी बोल रहे होते। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में भी एक लैंग्वेज डेवलप की गई इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल्स। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी आप भाषा जानते, फ्रेंच, उर्दू, फारसी, ठीक है, सभी भाषाओं में एक सिंबल कोड बनाया गया, सबको उसे मानना था। उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन आसान हो गया। आज अब उन सबके साथ इतने एडजस्टेड है, शायद अब मेरे बोलने की बात सोच रहे हैं, हाँ सर वन को तो डिफाइन नहीं। तो उसी तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इतनी बार पढ़ ली है आप लोगों ने, लेकिन कभी पूछा ही नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। मैंने अपना जानबूझ के करते हुए समझा कि आपको समझाऊं ये बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए इन फंडामेंटल्स को जानना आवश्यक है। तो वी अज्यूम द समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव, उससे अपोजिट बिहेवियर को हमने अज्यूम किया एज नेगेटिव और नाम दिया प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर था, इसलिए दोनों के चार्ज सेम था। अभी चार्ज की वैल्यू को एस्टिमेट कैसे किए?
तो इसके लिए आपको 11th की केमिस्ट्री टीचर ने, स्टैंडर्ड 11th की केमिस्ट्री टीचर ने सिखाया होगा मिलीकैन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुझे नहीं पता आपने कितने ईमानदारी से सीखा इसको, ठीक है, हमारे क्लास में हमने सिखाया हुआ है। मिलीकैन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ केमिस्ट लोगों ने इसकी वैल्यू भी ढूंढी थी एज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एज अ फिजिक्स टीचर वी आर नॉट रिक्वायरिंग द रीजन बिहाइंड दिस वैल्यू, बट हमें इतना पक्का मान लेना है कि ये वैल्यू इतनी की है। दे दो बेटा बॉटल, आपसे समझती नहीं है, ला दो इधर प्लीज करिए। तो इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू कितनी ही है ये आपको अभी मान लेना है, हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे। बट 10 to the power -19, 10 to the power -19, is it a big number or a small number? Very small number. Actually very 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 small number. ये नहीं लौटा, इसने आवाज ज्यादा करी ना, ज्यादा बड़ी सजा दी। तुम्हारी गलती नहीं है, गलती बॉटल की, सजा उसको नहीं, वो गिर जाती, बड़ी गिरी बॉटल है, उसको खड़ा रहना सिखाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोथ आर इक्वल। तो हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करते बच्चों? तो प्रोटॉन के केस में इसके आगे प्लस लिख देते और इलेक्ट्रॉन के केस में इसके आगे माइनस लिख देते। यहां तक समझ गए? पक्का? डिफिकल्टीज एक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर कभी ना कभी जरूर पढ़ा है। व्हाई इज ग्रेविटेशन ऑलवेज टॉट बिफोर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? Actually, gravitational force is a real force. और याद करो, electrostatic force is also a real force. और फिर एक न्यूक्लियर फोर्स करके भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी रियल फोर्सेस है, लेकिन बच्चों न्यूक्लियस आप देख नहीं सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज वाले ट्रांसफर आप देख नहीं पा रहे, लेकिन आप प्लैनेट्स, मासेस, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते थे, इसलिए ग्रेविटेशन पहले पढ़ा लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशन में जो काम मास करता है, ग्रेविटेशन में जो काम मास करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही काम चार्ज करता है। ग्रेविटेशन में जो काम मास करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही काम चार्ज करता है। तो यानी अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंफ्यूजन होने लगे तो एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना, 11th स्टैंडर्ड के ग्रेविटेशन को रिविजिट करना। वहां पे मासेस क्या कर रहे थे, चार्जेस यहाँ पर वही कर रहे थे। समझ में आ गया? लेकिन मासेस को आप मेजर कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, चार्जेस के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड कूलम, यूनिट इज डिफरेंट, ठीक है। चार्जेस आर नॉट हैवी लाइक दोस मासेस, ऐसे छोटे मोटे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मास वाले ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट, स्टार्स, मून्स, इनको आप देख सकते थे। चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट्स को भले ही देख सकते हैं, उसके ऊपर के चार्ज को नहीं देख सकते। तो मास वाज विजिबल, चार्ज इज नॉट विजिबल। ऐसे छोटे मोटे डिफरेंशिएशन आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली फिजिक्स के नियमों का जो एप्लीकेशन मासेस पे होता है इन ग्रेविटेशन चैप्टर, सेम टू सेम फिजिक्स के नियम एप्लीकेबल होते हैं चार्जेस पे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला समझ में? मासेस से मैं बार बार कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि जो जो नियम मासेस पे अप्लाई होते हैं, सिमिलर नियम चार्जेस पे भी अप्लाई होते हैं। और कई लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर कन्वीनियंटली इजी लगा होगा, तो एनालॉजी में थोड़ा बहुत देखोगे आपको ये भी इजी लगने लगेगा। किसी का ग्रेविटेशन उस समय वीक रहेगा तो टेंशन मत लेना, इससे पढ़ाते पढ़ाते आपका वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट है, चार्ज इज ए फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इतना ही बोलना था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा और जोड़ दिया, लाइक मास। व्हाट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी? जो उसके पास राइट फिक्स रहे, इंट्रिंसिक इनबिल्ट है, पैदाइशी है उसके पास, ठीक है। आपके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है? वो ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा है, हिस्ट्री में राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, वो बात नहीं कर रहा। आपके पास ऐसे कोई है चीजें फंडामेंटली जो आपको दूसरे स्पीशीज से अलग बनाती है? लैंग्वेज, वेरी गुड। ये इंसानों के बच्चों को लैंग्वेज बोलना आता है, बढ़िया। दो टांगों पे चलना आता है, समझ में? ये आपको क्या कर रहे हैं, दूसरे स्पीशीज से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? रिप्रोड्यूस तो वो भी करते हैं, आप भी करते हैं, वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उनके आईक्यू लेवल से बहुत आगे है। तो बोलना मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ह्यूमन बीइंग्स को ही मिले। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, वो चार्ज क्या है,
तो हर मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसके पास होता ही है। यानी इस पानी की बोतल में भी चार्ज है, उसके अंदर के पानी में भी चार्ज है, उसके ढक्कन में भी चार्ज है, इस घड़ी में भी चार्ज है, ठीक है, इस डिजिटल पेन में भी चार्ज है, इस मोबाइल को चार्ज नहीं किया बैटरी को तब भी चार्ज है, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्जिंग करना अलग बात है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, हम बोल रहे हैं। इंट्रिंसिक मतलब उसके अंदर है। अब क्यों है उसके अंदर, तो आपको याद दिला दो, हर एक मैटर बना कैसे था, एटम से, और एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भर भर के कूट कूट के थे कि नहीं थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता कि हर एक मटेरियल का, हर मैटर के पास चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इंट्रिंसिक, उसके अंदर मौजूद है। ये अगर मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, दिखाई देता है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसे मथना पड़ता है, मतलब समझता, भिगोना बोलते हैं कुछ लोग। तो वो मेहनत करके उसके ऊपर आपने जब उस एनर्जी कुछ दी तो फिर बराबर उसके अंदर का मक्खन बाहर। कितना ही देखा ये होते हुए कभी, आपकी मम्मी लोगों ने किया है कि बस हर बार बाजार से खरीद के लाते हैं? किया है, चलो ठीक है। तो मतलब कुछ इंडियन ट्रेडिशन अभी भी आपके घर में बचे हुए हैं, नहीं तो रेडीमेड वालों ने तो बहुत बाजार खराब कर दिया, सबके घर खराब कर दिए थे। बहुतों के घर में आज के तारीख में आम के अचार नहीं बनते, नहीं तो पहले हर एक के घर में समर सीजन में चार चार आम के अचार बनते थे, अलग अलग फ्लेवर्स के। अब बाजार में जाओ, शॉपिंग मॉल, पैसे दो, लेके आओ। मम्मी आर फॉरगेटिंग, आप लोग ने तो कभी बनाते हुए देखा नहीं होगा, बनाते देख भी लिया तो बनाया नहीं होगा, बनाया खिलाया नहीं, थे खिलाना चाहिए, क्या हो गया, सिर्फ देखे। अभी कोशिश भी करो बनाने की, नहीं तो ये कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अभी ना इसके बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। पूछो क्यों, पहली बात कि इसको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी पड़ती, ये सबसे पहले बता। दूसरी बात कि बहुत सारी आंटियां लोग ना एक या दो जनरेशन पहले के फैमिली मेंबर्स के साथ देखे कि नाउ एवरीबॉडी इज वेरी आलसी एंड नाउअडेज पीपल आर एक्चुअली ग्रोइंग रिच। इसका मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। मेरे बचपन में साइकिलें ज्यादा दिखती थी रोड पे, आजकल साइकिलें बड़े मुश्किल से दिखती है। टू व्हीलर किसी के घर में तो अमीर होता था, आजकल फोर व्हीलर सड़कों पे टू व्हीलर से ज्यादा नजर आती है, ठीक है। पार्किंग के जद्दोजहद देख लो कितनी हो रही है। इनफैक्ट जब फ्लैट स्कीम्स बनती है ना, तो स्पेशली पार्किंग के लिए स्पेसेस कार के लिए और टू व्हीलर्स में बेची जाती है फ्लैट के साथ। भैया तेरे को कितनी कार की पार्किंग चाहिए बता, उतने का पैसा अलग से भर, उतनी पार्किंग स्पेस को अलग अलॉट करो, ठीक है। तो बच्चा अगर पैसा ही नहीं होता तो साइकिल से कार तक की जर्नी कैसे आती है, मतलब अमीरी बढ़ रही है। अमीरी बढ़ने का मतलब था आलस बढ़ रहा है। जब पैसा है, मैं पैसा फेंक के उसको खरीद सकता तो मेहनत करके काहे बनाऊंगा। तो उस समय ना जिन लोग को बनाना आ जाएगा ना, वही कमाते रह जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना क्या हो गया, तो उसको कमाना आसान हो जाएगा, जो मुंह मांगे काम बोलेगा वो मिल जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अचार बनाना सीखो, पापड़ बनाना सीखो, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना सीखो। चॉइस इज योर्स। कमाने के दो रास्ते हो गए, एक मेहनत का उसमें फिजिकल एक्टिविटी लगती, दूसरा अकल का। अगर अकल लोगों की बढ़ नहीं रही होती तो लोगों का पैसा नहीं बढ़ रहा होता, पैसा नहीं बढ़ रहा होता तो महंगी महंगी कारें नहीं खरीद रहे होते। हमारे टाइम में अगर किसी के पास मारुति 800 कार आ जाती, दिखा नहीं रहे मारुति 800, आज के तारीख में किसी के पास भी आल्टो भी नहीं दिख रही, ठीक है। और सब वो स्पोर्ट्स कार, उस टाइप की कार, वो टाइप की गाड़ियां दिखती है। 10-12 लाख तो मिनिमम स्टार्टिंग रेंज वाली गाड़ी ले। हमारे टाइम में किसी ने 5 लाख की भी लिया तो बहुत महंगी ले लिया थे, ऐसा होता था। अभी 12-13 लाख के नीचे तो तुम लोग को पसंद ही नहीं आता। तो अमीरी बढ़ रही ना, तो अचार खरीदेगा कौन, अमीर लोग। और अमीर उनको बेच बेच के कौन होगा, इससे अचार बनाते आता है। समझ में आ गया। तो मेहनत करो, अचार बनाओ, नहीं तो फिर अमीर बन जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़। दो चॉइसेस है, ठीक है। बेटा अचार बनाने में आंखों में आंसू नहीं आते, रुमाल बाजू कर ले, प्याज का अचार नहीं बना लेता, ठीक है। तो फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्लियर हो गया, उसके पास नहीं। तो हर मैटर के पास मास भी होता है ना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि जस्ट लाइक मास है, ये कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। आपको इसके फोटोज चाहिए नहीं, टाइम में लेते रहना। चार्ज इज कैरिड बाय प्रोटॉन जो पॉजिटिव एंड दैट कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन वो
नेगेटिव, हमने पहले से अज्यूम करके रखा है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये क्लियर है? ये नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के ऊपर तो रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस लेकर आए तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्लियर है। अनलाइक चार्जेस है मतलब अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा। क्लियर? Force between charges varies as the inverse square of their distance between of them. ये कहीं तो भी कुछ पढ़े जैसा लग रहा है। ग्रेविटेशन, वो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी से याद करो तो। वो ग्रेविटेशन में अंकल बताए थे न्यूटन अंकल, भाई देयर आर टू मासेस m1 एंड m2। तो इधर में एक अंकल है, इनका नाम है कूलम। क्या कूल है हम, क्या कूलम है, COL UL, बोलो COL, अरे बोलना COLUMP हो गया क्या बराबर? COUL दो तो यू नहीं रे, कूलम। ठीक है, जो बोलना है बोलो। इधर कूलम था, इधर में ओल्ड टन था, न्यूटन कहलाता है। ओल्ड हो गया ना भाई, ठीक है। तो कूलम अंकल बोले इधर में दो चार्जेस दे दो, एक का नाम दे दो Q1, एक का नाम बोलो Q2। ठीक है, फिर न्यूटन अंकल ने बोला इनके बीच के डिस्टेंस को बोलो R। कूलम बोले चलो इनके बीच के डिस्टेंस को भी मान लेते R। चले गए, चलो। फिर न्यूटन अंकल बोले इनके बीच में प्यार मोहब्बत का अट्रैक्शन का फोर्स लगा है, दैट इज F। बोले चलो इनको भी अगर अपोजिट चार्जेस रख देंगे, अनलाइक चार्जेस एक प्लस एक माइनस, इनके भी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहेगा, दैट इज F। This F is directly proportional to the product of masses। तो चलो अब आपके अंदर कूलम की आत्मा घुस गई, तो ये अंकल क्या बोलना चाहिए गेस मारो। अरे भाई बोलना तो हाथ उठाओ, भीड़ में डैश आते। अभी अपन कूलम बन गए, न्यूटन का एनालॉजी लगा, मैंने क्या बोला, जो जो मास का होता है तो वो चार्ज का भी होता है। यहाँ पे दो मासेस m1 m2, वहां पे इक्विवेलेंट में दो चार्जेस q1 q2, इनके बीच का डिस्टेंस r, उनके बीच का डिस्टेंस r, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, इनके बीच का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। भीड़ में नहीं बोलना प्लीज, आप पढ़ने दो जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 into q2। लॉजिकली सही है? यस, बराबर। लेकिन ये सेंटेंस पे अब आते हैं, दिस फोर्स इज इनवर्स, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल में आता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, जिसको बोलना हाथ उठा दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब जी बोलो बेटा क्या बोलना चाहिए? कौन सी बंदूक से खेल रहे हैं आजकल? बंदूकों के नाम होते होंगे ना उसमें, जो लड़ रहे हैं उसमें उनके नाम होते होंगे, उनके नाम पता है? खेलता है करे ना, बंदूक के नाम पता है ना, खिलाड़ियों के नाम पता है, बढ़िया ना, कूलम्स लॉ पता है हो रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धनश्री, आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द, ये तो बोला हमने यहाँ पर। ये जो फोर्स है, ये रहा वो फोर्स बिटवीन चार्जेस, बिटवीन दिस टू चार्जेस इज इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल में आ गया स्क्वायर, ठीक है, ऑफ देयर सेपरेशन। सेपरेशन मतलब ये डिस्टेंस, आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कूलम बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी थे। उन्होंने न्यूटन की आइडिया देखी, बोले भाई ये भी रियल फोर्स है, वो भी रियल फोर्स है, तो जो हाल न्यूटन का उधर हो रहा है वही हाल कूलम का इधर हो रहा है। उसने पूरा अकल लगा दिया वहां से कॉपी पेस्ट करने में। आप में से भी काफी बच्चे कर पाए, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग अच्छा कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पाए एटलीस्ट समझ में आया होगा कि क्या हुआ। अच्छा, तीसरा फोर्स भी बता दूं क्या एक मिनट के लिए, इस चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स।
वो भी रियल फोर्स है। तो वो अंकल भी ऐसे ही लॉ बनाए हैं। बोले मैग्नेट है, चुंबक, क्या नाम है इसका, चुंबक, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज में चार्ज। हाँ बेटा, नॉर्थ पोल के पोल को हम बोलते हैं प्लस एम और साउथ पोल के पोल को हम बोलते हैं माइनस एम। जैसे आप नॉर्थ पोल बोलते हैं हम पॉजिटिव पोल या प्लस एम बोलते हैं, साउथ पोल को फिजिक्स की भाषा में माइनस पोल या माइनस एम बोलते हैं। अब यहाँ पर भी अट्रैक्शन होता है अपोजिट पोल्स में, रिपल्शन होता है लाइक पोल्स में, पढ़ा ये चीज मैग्नेट्स में। तो मुझे बताओ ये जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, अभी आप भी साइंटिस्ट बन गए, जो इसका उधर किया इसका उधर करो। हाँ? यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल मत बोलो, प्लस एम स्मॉल में और माइनस एम स्मॉल अल्फाबेट में, ऐसा बोलना। वेरी गुड, बहुत सारे लोग बोल पा रहे, बोल बेटा। हाँ, प्लस एम इंटू माइनस एम, शाबाश बच्ची, बैठ जाओ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये तो बताना चाहिए, इसलिए तो सभी के हाथ आ जानी चाहिए अब तक ऊपर, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, नॉट चेंजिंग एनीथिंग, बस बेटा बता दो आर स्क्वायर। वेरी गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये मैं ये बोल दूं क्या, न्यूटन का लॉ, कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, कूलम का ये लॉ, कूलम का ये, कूलम का मैग्नेटिज्म लॉ, सभी इनवर्स स्क्वायर लॉ, सभी में डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, सभी इनवर्स स्क्वायर लॉ। और सभी में डायरेक्ट रिलेशन क्या है, जो भी दो क्वांटिटीज यहाँ पे मासेस है तो उनका प्रोडक्ट ले लो, यहाँ पे चार्जेस है तो उनका प्रोडक्ट ले लो, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ प्लस है, साउथ पोल की स्ट्रेंथ माइनस है, उनकी पोल स्ट्रेंथ ले लो, उनका प्रोडक्ट करो। कंपैरिजन समझ में आया? मैं जानबूझ के कंपैरिजन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैग्नेटिज्म का भी चैप्टर आगे आने वाला है। ग्रेविटेशन आपने इधर में पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी देख रहे हो क्या रहा है, जिनको समझता है सुन लो अच्छे से। अलग अलग चैप्टर्स आर जस्ट लाइक डिफरेंट बीट्स ऑफ अ स्ट्रिंग, इनको आप एक कॉमन स्ट्रिंग में पिरो रहे। फिजिक्स उसका नाम है, फिजिक्स नाम के धागे से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म सबको जोड़ना शुरू कर दिया। ये सब एक ही धागे में पिरो दोगे तो फिजिक्स वाली माला आपकी 100 मार्क की पूरी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, जो लॉ आप यहाँ पे पढ़ लिए वही लॉ हर जगह लागू हो रहा है, तो पढ़ना कितना आसान हो रहा है एक बार सोच के तो देखो। कंपैरिजन करके पढ़ने में टाइम भले ज्यादा लग रहा है लेकिन पढ़ना आसान हो रहा है। ठीक है, इसलिए टाइम इन्वेस्ट करना सीखो अगर अच्छा सीखना चाहते हो। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे अगला पॉइंट है चार्जेस इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अभी हमने दो ऑब्जेक्ट्स का फ्रिक्शन किया था, इफ यू रिमेंबर, क्लॉथ एंड रॉड। तो इसके सरफेस से समझ लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन निकले, तो आप बोलेंगे इसका तो लॉस हो गया, वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, इसका गेन हो गया। लेकिन सिस्टम का, सिस्टम मतलब बोथ टेकन टुगेदर, अब बताओ चार्जेस का गेन हुआ कि लॉस हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चार्जेस का एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो, इसलिए हम बोलते हैं चार्जेस कंजर्व्ड है। अब देखो अपने स्कूल के मैकेनिक्स वाला लॉ याद करो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आगे क्या था लॉ, सेकंड पार्ट 1 बोलेगा, इट कैन बी। अरे क्या मट्टा बच्चे रे, आधे बच्चे वोट डाल रहे आधे नहीं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसके आगे का ऑप्शन में किसी को पकड़ता। हिमांशी बोल बेटा, नहीं पता हाँ लोग, अब बोलो। नहीं ऐसा नहीं था। हाँ लक्ष्मी, कन्वर्टेड, ओके, थोड़ा सिंपल वर्ड था, आपने थोड़ा बड़ा वर्ड बोल दिया। ट्रांसफर्ड, कन्वर्टेड नहीं ट्रांसफर्ड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दुनिया का कोई भगवान, शैतान, इंसान, जो भी आप बोल दो, इतना पावरफुल नहीं कि एनर्जी को क्रिएट कर दे। कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन हाँ इसमें सब कोई सक्षम है कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। इसका दिन रात का एग्जांपल चल रहा है आपके पास। ठीक है, सूरज की रोशनी थर्मल एनर्जी, सॉरी फोटोसिंथेसिस मतलब केमिकल एनर्जी। पंखे के अंदर आ रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन तुमको हवा मिल रही मतलब मैकेनिकल एनर्जी। और अगर तुमको ये लॉ नहीं पता है तो कल से मैं पूरे पंखे बंद कर देता क्लास में। लॉ ही नहीं पता तो अप्लाई करके क्या फायदा। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती तो बल्ब का क्या काम? तो एक फॉर्म के लिए दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना,
आया ना, बचपन से तो सीख रहे हो ये चीज। यू कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद इस लॉ का तीसरा सेंटेंस आता है, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिट्स ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक फॉर्म की एनर्जी कम हो गई, जैसे मैंने बिजली को यूज कर लिया, तो एक फॉर्म की एनर्जी कम हो गई, लेकिन वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ना जब बल्ब में से निकली, तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यूनिवर्स के अंदर से एक फॉर्म से कम भी हो गई तो दूसरे फॉर्म में बढ़ गई, तो टोटल कांस्टेंट रहेगा। ऐसे नहीं समझता तो दूसरे तरीके से समझो, ये सबको समझना चाहिए, इसमें पैसा आ गया, ठीक है। पैसे की भाषा कितना वो समझते हैं? तो साइंस में क्या कर रहे थे, कॉमर्स करते थे, सिर्फ पैसा ही समझ में आता, बाकी कुछ समझ नहीं आता। चलो ठीक है, पैसे की भाषा में समझाता हूँ। अच्छा, पैसे की डॉलर बोलूं क्या? कुछ लोग बोले पैसा भिखारी है क्या? अरे पैसा मतलब रुपया डॉलर जो समझना समझ लो ना, ठीक है। किधर थे हम लोग? हाँ, पैसा। हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करना सर, बस पैसा आन दो, इधर से आन दो उधर से आन दो, बरसने दो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू रन बिहाइंड लक्ष्मी, लक्ष्मी विल चेज यू। लक्ष्मी बड़ी चंचल है, किसी के हाथ नहीं आती है, ठीक है। बट इफ यू रन बिहाइंड सरस्वती, लक्ष्मी विल फॉलो यू, वो छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, ठीक है। तो अगर आप सही में पैसे की बारिश चाहते हो तो सरस्वती यानी नॉलेज की उपासना करना चालू कर दो, आवश्यक है वो। कहा था मैं? पैसा। तो चलो इसको ऐसे समझते कि रिजर्व बैंक ने कुछ तो भी अमाउंट ऑफ नोट छाप के रेडी कर दी, ठीक है, और वो आपके पापा के पास, मेरे पापा के पास, अलग अलग लोगों के पास बांट दी। एग्रीड? तो रिजर्व बैंक ने 100 करोड़ रुपए छाप दिए। मेरी औकात से मैंने बहुत बड़ा नंबर बोल दिया, उसने उसने बहुत ज्यादा नोट छापी होगी। मेरे समझाने के लिए, समझने के लिए 100 करोड़ बहुत होता, मैंने एक साथ नहीं देखे कभी, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए की नोट रिजर्व बैंक ने छाप दी। उसमें से सब पेरेंट्स के पास, आपके पास, मेरे पास, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया पैसा। अब इट्स टाइम की आप लोग को क्लास पढ़नी है, फीस जमा करनी है। तो आपके पेरेंट्स आए ऑफिस में बैठे, या आप आए ऑफिस में बैठे, और पापा के जेब में से कुछ एनर्जी हमारे स्टाफ के जेब में आ गई। तो एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इज ट्रांसफर टू अनदर। ये समझा या नहीं समझा? बट टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। आपके जेब से निकल के हमारे जेब में आ जाए, फर्क क्या पड़ता है? हमारे जेब से निकल के सब्जी वाले के जेब में चले जाए, फर्क क्या पड़ता है? सब्जी वाले ने ले जाके वापस बैंक में जमा कर दिया, आगे सरकार के पास। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। अब वो रोटेट हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तुम्हारे जेब से मेरे जेब में, मेरे जेब से किसी और के जेब में। समझ आ गया? वैसे कहूंगा, समझा? बस वैसे ही एनर्जी का भी, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेगी, लेकिन यूनिवर्स की टोटल, यूनिवर्स को रिजर्व बैंक कंपेयर करता है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और उसी पार्ट को उठा के चार्ज पे लेकर आ रहा हूँ। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। फ्रिक्शन किया था एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, चार्ज ट्रांसफर होता है। सच दैट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सिस्टम, यहाँ पे यूनिवर्स के बदले हम क्या बोलेंगे? सिस्टम, ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। सिस्टम में मैंने क्या लिया था? से पिछली बार पकड़ा लिया था और रेरॉन लिया था, फ्रिक्शन कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो इसने चार्जेस का लॉस किया, इसने चार्जेस का गेन किया। ये सिस्टम का मतलब इन दोनों का कंबाइंड चार्जेस तब भी कांस्टेंट है, यानी कि कंजर्व्ड है। बात समझ में आ रही? तो हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज कंजर्व्ड। हर एक सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं कि मौसम क्या है? पक्का दिमाग में बैठ रहा है? श्योर? पक्का? इसके बाद इससे अलग जुड़े हुए पॉइंट्स और आएंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज, कंजर्व्ड है तो क्वांटाइज हो जाएगा। क्वांटाइज यानी क्या? अभी आपके पास 100 रुपए की नोट है, 100 रुपए करेंसी नोट, और आपने मुझे 50 रुपए देने, ऐसा इमेजिन करो। तो क्या करोगे? बीच में से फाड़ दोगे? सर आधी नोट रख लो, दिस इज 50 रुपीज। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो 100 का मल्टीपल में चलेगा, 100 का नोट, 200 का नोट, या 100 के दो नोट, ऐसे हो सकता है? 100 का आधा नोट हो सकता है? नहीं। ठीक है, जैसे आपके पापा ने शादी करी, करी नहीं करी? तो इतने पजल्ड क्यों हो? करे ना? हाँ। तो घर में एक ही मम्मी आई ना? आधी मम्मी आई, 2.25 मम्मी आई, 3.25 मम्मी आई,
फ्रैक्शंस में डेसिमल्स में ही क्या? आप बाजार में गए रजिस्टर खरीदने के लिए, बोले भैया आधा रजिस्टर दे दो, बोले पौना मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, ऐसा होता क्या? एक रजिस्टर मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 10 मिलेगा, ऐसा ही होगा? मतलब होल नंबर्स में मिलेगा? यस और नो? मैं बाजार में गया, भाई मेरे को ना पेन चाहिए, लेकिन इसमें देखो पेन कितने चाहिए, तो बोले मेरे को 3.25 पेन चाहिए। बोले क्यों? बोले एक से मैं लिखूंगा, मैं अडल्ट हूँ, एक से मेरी बीवी लिखेंगी, वो भी अडल्ट है, ठीक है, तीसरे से बापू लिखेगा, वो भी अडल्ट है, चौथे से मेरी बेटी लिखेगी, वो अडल्ट नहीं है, तो छोटी है माइनर है, इसलिए उसको माइनर पेन चाहिए। वो बेच पाएगा? मैं खरीद पाऊंगा? नहीं। मतलब काफी चीजें ऐसी है बेटा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो होल नंबर्स में, फुल नंबर्स में चलती है। हाँ, आप 3/4 1/4 ऐसी नहीं चलती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब भी यही होता है। क्वांटा वर्ड का सही मीनिंग बता दो। क्वांटा वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछो। क्वांटिटी, हाँ वेरी स्मॉल तो होता है, लेकिन वेरी स्मॉल क्या है? क्वांटा वर्ड का मतलब होता है पैकेट। पैकेट, क्वांटा वर्ड का मतलब था पैकेट। तो क्या अजीब लग रहा होगा? अब सिगरेट का पैकेट नहीं रे पोटो, क्वांटा मतलब पैकेट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्वांटा से रेफर करते फिजिक्स में एज स्मॉलेस्ट पैकेट। यहाँ पर हम लोग का रेफरेंस क्या है? स्मॉलेस्ट पैकेट। अब क्वांटा ऑफ एनर्जी बोला, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटा ऑफ मास बोला, स्मॉलेस्ट मास। क्वांटा ऑफ चार्ज बोला, स्मॉलेस्ट चार्ज। क्वांटा मतलब स्मॉलेस्ट पैकेट, सबसे छोटी चीज। समझ में आ गया क्या हो रहा है? तो क्वांटाइजेशन क्या होता है अब ये समझो। अगर मैंने फ्रिक्शन किया, वापस मेरे टॉपिक पे फ्रिक्शन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 हो गए, या तो 5 हो गए, 10 हो गए, 500 होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, या 15.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 17.894 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ऐसा कुछ हो सकता है? तो 17 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो 18 होंगे, 17.5 तो हो नहीं सकते। यस और नो? तो वो होल नंबर एक स्मॉलेस्ट नंबर के मल्टीपल पे चल रहा है, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सिंगल इलेक्ट्रॉन गया मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन गए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हुआ। फ्रिक्शन करने से 3 इलेक्ट्रॉन अगर मूव हुए फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हुआ। फ्रिक्शन करने से अगर 10 इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हुआ। मतलब एट ए टाइम हम जो कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, होल नंबर में ही ट्रांसफर होता है, तो चार्ज भी वैसे ही किसी होल नंबर मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। ये बात ध्यान में आती है। दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब इट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ होल नंबर। सिंपल भाषा में आप समझाऊं, आप लोग की मैथ्स अच्छी रहती है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पे क्या लिखा हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई है, ये क्या है उसकी चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई है, तो बच्चों एन इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है? एन ई। एक केला ₹E का, एन केले कितने रुपए के? एन। जिन्हें केला बेचने आता अच्छी बात है। एक केला ₹5 का, 2 केले 2 इंटू ₹5 के, एक केला 1 इंटू ₹5 का, 2 केला 2 इंटू ₹5 का, 5 केले 5 इंटू ₹5 के, 10 केले 10 इंटू ₹5 के, 100 केले 100 इंटू ₹5 के, 982 केले 982 इंटू ₹5 के, n केले n इंटू ₹5 के, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2E, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10E, 95 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 95E, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये है क्वांटाइजेशन। ये है एक इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट पैकेट। तो अब जो भी होंगे, मैं 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट 10 पैकेट करूंगा, तो जितने पैकेट मैं लूंगा उतना हो जाएगा चार्ज। नहीं समझा? मंदिर गया, उन्होंने पैकेट में पैक करके मुझे लड्डू प्रसाद में दिया, ठीक है। एक बार दर्शन किया, उन्होंने एक लड्डू पन्नी में पैक करके मुझे दिया, तो स्मॉलेस्ट प्रसाद क्या हुआ? 1 लड्डू। मुझे लड्डू और पसंद है और चाहिए, मैं क्या करूंगा? दूसरी बार जाऊंगा, मुझे फिर से और एक ही पैकेट मिलेगा, बोले दूसरी बार आधा पैकेट देंगे, आधा लड्डू ले जा। लड्डू तोड़ के 1/4 देता हूँ। लोकल मंदिर नहीं, बड़े मंदिर में गया था,
लोकल मंदिर में एक लड्डू के एक एक बुंदी का दाना निकाल निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो बड़े मंदिर में एक पैकेट के अंदर एक लड्डू। अगर मुझे 10 लड्डू चाहिए, 10 पैकेट लेने पड़ेंगे, 10 बार जाकर आया ना। तो हर बार मुझे एक एक क्वांटा मिल रहा, मतलब एक एक स्मॉलेस्ट पैकेट मिल रहा है, दिस इज 1 लड्डू। तो ऐसा हमारा कहना है एक लड्डू इक्वल टू ई। तो 2 लड्डू इज 2e, तो n लड्डू इज, and n is always the integer number, whole number. It cannot be 1.5, 2.3. It would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 whole number. समझ में आ गया? अच्छा, तो imagine there is no charge, then what is the value of e? n का नहीं पूछा, e का पूछा। वो तो e फंडामेंटल क्वांटिटी है, 1.6 10 to the power minus 19, ये नहीं बदलेगा। Then what is the value n? जब चार्ज नहीं है तो n का वैल्यू 0 0 ई कांस्टेंट है, फंडामेंटल कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ज इसके पास रह जाए तब भी ई का वैल्यू उतना, फ्रिक्शन करने से चार्ज यहां से इधर आ जाए तब भी ई का वैल्यू उतना चाहिए, लेकिन मैंने फ्रिक्शन किया ही नहीं तो इसका चार्ज इसी के पास रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 0, तो कौन 0 हुआ? एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 0। इसका ये मतलब नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0 होगा। समझा क्या? आज क्या बोलता है, 0 into एनीथिंग इज 0। आपको आउटपुट 0 मिलेगा, तो फ्रिक्शन किया नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ ट्रांसफर, फिर ऐसे किसका पूछ लिया तो बोलोगे 0, हुआ ही नहीं तो ट्रांसफर की वैल्यू कितनी 0, तो फिर टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इज 0 into e यानी 0। बट e इज नेवर 0, ये गलतफहमी में मत आ जाना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, हमने स्टार्टिंग में बोला, चार्ज इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और ये एक किस्म का कांस्टेंट है। इनफैक्ट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब आप बोलोगे ये कैसे होता है, समझो। यूनिवर्सल कांस्टेंट हर उस चीज को बोलते हैं जो एंटायर यूनिवर्स में अपनी वैल्यू कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी कंडीशन में आप चेंज कर दो, ठीक है। कंडीशन कुछ भी बदल दो, जो अपनी वैल्यू नहीं बदलता उसे बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में आप कैपिटल जी लिखते थे, कैपिटल जी का नाम क्या था बताओ, मैं याद दिला दूं, ऐसा लिखते थे F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। हमारा पहले रिलेशन ऐसा था, फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते थे। इस कांस्टेंट का पूरा नाम चाहिए, जैसे मेरा नाम आशीष है लेकिन मेरा पूरा नाम डॉक्टर आशीष कमल किशोर टवानी ऐसा है, ऐसा बड़ा वाला नाम बताओ इसका, शॉर्टकट में कांस्टेंट नहीं बोलना, पूरा नाम चाहिए पूरा। कितने लोग एग्री करते हैं, पूरा सही बोला, शाबाश। इट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स नॉट जस्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इफ यू एम्फसाइज ऑन दैट वर्ड यूनिवर्सल, इसका मतलब है पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं का भी कोई भी प्लैनेट स्टार उठा लो, कोई प्लैनेट उठा लो, ये कैपिटल जी का वैल्यू कभी कुछ नहीं बदलने वाला, चाहे तो कुछ भी कर लो। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, प्रोटॉन का चार्ज भी ई मैग्नीट्यूड में, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है। यानी आप दुनिया इधर की उधर कर लो, कितना भी सर पटक लो, कितना भी फ्रिक्शन कम या ज्यादा कर लो, ई का वैल्यू हमेशा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम रहेगा, यानी रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, चाहे आप कंडीशंस में कैसे भी फेरफार कर दो। इसलिए ये चार्ज की वैल्यूज यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है। यूनिवर्सल कांस्टेंट समझा? क्वांटाइज कंजर्व्ड है, ये भी समझ गया। क्वांटाइज मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज है, ये भी समझ गया। और यूनिवर्सल कांस्टेंट है ई, मेरे ख्याल से ये भी समझ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू का कभी भी नहीं बदलते। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है ये समझ लो। 11th के बेसिक्स में आपने स्केलर वेक्टर पढ़े होंगे। स्केलर को मैग्नीट्यूड होता था कि नहीं होता था? होता था। क्या उसको डायरेक्शन होती थी? नहीं होती। अगर मेरे पास 2 रुपए है, आपके पास 3 रुपए है, आपके 3 रुपए आपने मुझे ले दिए, तो मेरे पास कितने हो गए? अब ऐसा तो नहीं देखे ना, मेरे 2 रुपए की नोट ऐसी दी है, आपने 3 रुपए के सिक्के ऐसे दिए हैं, तो इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन देख के कुछ रिजल्ट निकालेंगे नहीं। तो सिंपल अलजेब्रा में एडिशन होता था, 2 + 3 = 5। चार्जेस भी स्केलर है, चार्जेस भी स्केलर है। स्टैटिक चार्जेस है, भाग नहीं रहे, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, चार्जेस भी स्केलर है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के पास 2 कूलम चार्ज है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास 3 कूलम चार्ज है, दोनों के चार्ज को कंबाइन कर दो, 5 कूलम हो जाएंगे। जैसे 2 + 3 = 5 अलजेब्रा में होता,
वैसे 2 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज को ऐड कर दो तो 5 कूलम चार्ज ही होगा। कोई डायरेक्शन वायरेक्शन कंसीडर करने की लाइक वेक्टर जरूरत नहीं है। क्या बोला, समझ में आ गया? दिस आर सिंपल एडिशन वाला कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव एंड टोटल चार्जेस अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। आप बोलेंगे सर एग्जांपल, चलो ले लो। मैंने आपको एक चार्ज दिया Q1, इसकी वैल्यू +2 कूलम। दूसरा चार्ज दिया Q2, से इट इज +1 कूलम। एक तीसरा चार्ज दे दिया Q3, अब बोलो अपनी मर्जी का, +7 कूलम। फिलहाल 3 से काम चला लेता हूं। तो टोटल चार्ज कैपिटल Q इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बच्चा लोग ध्यान से देखना, इट इज नॉट वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर Q1 प्लस वेक्टर Q2 प्लस वेक्टर Q3। ऐसा नहीं है, इट सिंपल अलजेब्रा, नो वेक्टर एडिशन, क्योंकि चार्जेस आर स्केलर। तो चलो अब शुरू हो जाओ वैल्यूज के साथ। Q1 कितना दिया 2 प्लस Q2 कितना है 1 प्लस Q3 कितना है 7, कितना हो गया 10 कूलम एंड द आंसर इज ओवर। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ चुके हैं एंट्रेंसेस में इस छोटी सी प्रॉपर्टी के ऊपर। क्वांटाइज वाली प्रॉपर्टी के ऊपर कम से कम 8 बार एमसीक्यूज आ चुके हैं। छोटा छोटा वर्ड है, मैं इतना इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि हर एक के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। जब तक वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा आप क्वेश्चंस को बना नहीं पाओगे। ठीक है, ये समझे? अब इसमें से ट्विस्ट, रेडी? यस। Q1 is +2 कूलम, Q2 is -1 कूलम, Q3 is +7 कूलम। बताओ टोटल चार्ज कैपिटल Q कितना होगा? तो हमने बोला एडिटिव मतलब एडिशन ही करना है, एडिशन ही करना है। तो ऐड करके मुझे बताओ फाइनल आंसर कितने कूलम हो जाएगा? ऑप्शंस टू, ए ऑप्शन 10 कूलम, बी ऑप्शन 9 कूलम, सी ऑप्शन 11 कूलम, डी ऑप्शन कैलकुलेशन इम्पॉसिबल। ठीक है, कैलकुलेशन इम्पॉसिबल, कुछ नहीं सकता कैलकुलेशन। बोलो, हाउ मेनी आर विद ऑप्शन ए? इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एडिटिव, जो भी चार्ज रहेगा उसको एडिशन ही करना है। ए ऑप्शन वाले 1 2 3 4 पे वोट डालना है एबीसी में से। ये बता दो ये बकवास ऑप्शन है, इसलिए वेट मत करना। तो बोले कुछ तो भी उधर होगा स्पेशल, आगे भाभी हाथ बढ़ोगे। चलो 3 ही ऑप्शन है, ये बकवास ऑप्शन हटा देता हूं। हाउ मेनी आर विद ए ऑप्शन? रेज योर हैंड। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 n1 number of students are with option A. How many with B option? B वाले लोग हाथ उठाओ। ए, क्या आधे अधूरे हाथ नहीं उठाना बेटा। 2 3 4 5 6 6.5 क्वांटाइज पे फुल चाहिए। 7 8 9 9 बच्चे, बड़ा लिमिटेड है इसलिए 9 वाले ऑप्शन क्यों 9 बच्चे? 11 वालों पे 11 आएंगे क्या? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई नहीं, सब बीमार है, इसके लिए कोई नहीं। चलो आप लोग होशियार हो, ऑप्शन सी को नहीं चुना, ब्रिलियंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सिंपल अलजेब्रा भी नहीं आ रहा है n1 बच्चों को। डोंट नो सिंपल अलजेब्रा। ये 9 बच्चे बड़े होशियार हैं, इनको अलजेब्रा आता है। स्कूल में मैथ्स टीचर ने इनको 100 में से 100 दिए होंगे। ठीक है, चलो एडिशन करते हैं। +2 कूलम प्लस ऑफ -1 कूलम प्लस ऑफ +7 कूलम। ये बड़बड़ नहीं करना, मैथमेटिक्स देखनी। इतना आगे सर, बी ऑप्शन, वही मुझे 8 में क्या गमा क्या डी वाले कितने मान है? मेरा मैथ्स खराब हो गया। ये तो मेरे सही है। बढ़िया, तो मुझे पता है 10 वाले कहां से प्रकट हुए थे? अरे मुश्किल है ना, अपने का चार्ज जो है उसको माइनस प्लस नहीं करने तो बनेगा, डायरेक्टली ऐड करेंगे उसको। वो तो मैं इस वर्ड से कंफ्यूज कराना ही चाह रहा था, इसलिए हमने वो सोचे। पर हमने पहले 8 सोचे थे, लेकिन 8 आया नहीं, तो मुश्किल है। पक्का वही है।
हाँ क्या बचा? चलो 8 है भैया, ये 8 ये 9 लोग की मैच खराब है बोले 8 नहीं तो 9 सही, 1 रुपया फ्री में। ठीक है जी, तो अभी ये कितना हो गया? 1 प्लस 7 इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, तो हमने एडिशन ही किया है। तो एडिटिव वर्ड का मतलब हमने एडिशन करना। नेगेटिव चार्ज का भी एडिशन करने का इफेक्ट तो नेगेटिव ना, 2 माइनस 1 इज 1। ये समझ में आ गया? पक्का? तो करेक्टेड आंसर इज 8। इसमें से चुने था नन ऑफ दिस। ओके डन? पक्का? जिन्होंने 8 सोचा वो सब होशियार। उनका अलजेब्रा जिंदाबाद, उनका फिजिक्स जिंदाबाद, उनके फिजिक्स टीचर भी जिंदाबाद। चलो, तो क्वांटाइजेशन का कांसेप्ट और एडिशन का कांसेप्ट सबको क्लियर? तो कभी आपको किसी न्यूमेरिकल में मिले 1.3 एस चार्ज, ये सही है गलत? गलत है। कई न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, कई न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा चार्ज मिल जाएगा 1.3 कूलम, 2.7 कूलम, ठीक है? न्यूमेरिकल्स के दरमियान ऐसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है? तो अब मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों मिलेगा? आराम से सोचना, जब तक न्यूमेरिकल शुरू नहीं होते तब तक का टाइम दिया सोचने के लिए। अभी अभी मैंने बताया था कि होल नंबर ही होना चाहिए था, बोला ना, होल नंबर होना चाहिए था। फिर डेसिमल नंबर में आंसर कैसे मिलेगा ये सवाल है, पर ये मिलते हैं। तो मैं गलत सिखाया अभी? तो जवाब है नहीं, मैंने सही सिखाया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड ही होता है, होल नंबर में ही होता है। और जब न्यूमेरिकल करोगे ऐसे डेसिमल वगैरह में आंसर मिलेंगे तो जवाब है हाँ मिलेंगे। क्या ये गलत है? फिर नहीं, तब ये भी सही है। अब ऐसे कंसेप्ट से होता ही है कि बच्चा हो जाता कंफ्यूज। तो अगर आपके दिमाग में कोई इसका जवाब बन रहा है तो ठीक है, सोचो। गूगल बाबा जी के पास आंसर नहीं है, टेक्स्टबुक के पास आंसर नहीं है। एक तो आप अपने कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर जब हम न्यूमेरिकल्स में पहुंचेंगे तब याद से मुझसे सवाल करना, ऐसा कैसे हो गया? When this was quantized, then still we get answers in decimals. ठीक है, पूछोगे? yes. या तो सोचना, हो सकता है आप सही सोच लो, मुझे भरोसा है। जैसे आपने 9 नहीं 8 कूलम सही सोचा था, मुझे उम्मीद है यहाँ पर भी शायद आप सही सोच लो। तो कोशिश करना, क्योंकि 1-2 बार आप गलत होंगे, 4-5 बार गलत होंगे, लेकिन कभी जब सही होने लगोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल किसी और लेवल पे पहुंच जाएगा। इसलिए सोचने की हैबिट बनाना, ठीक है? इस उम्मीद के साथ कि आप सोचोगे मेरे इस पॉइंट के ऊपर में जो अभी बोला। मैं आज के एपिसोड पर ये विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।